निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नहीं चुना गया है? अल्जीरिया, दक्षिण कोरिया, भारत, स्लोवेनिया। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, भारत। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अल्जीरिया हो गया, गुयाना, सीरा लियोन, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा अल्जीरिया, अल्जीरिया। उसके बाद यहाँ पे गुयाना, सियरा लियोन है यहाँ पे, स्लोवेनिया। इसके साथ साथ साउथ कोरिया। ठीक है। साउथ कोरिया को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए इनको यहाँ पे चुना गया है और इसमें भारत को नहीं चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं, 5 जो परमानेंट मेंबर हैं जिनको यहाँ पे वीटो भी प्राप्त है। जैसे कि यहाँ पे ब्रिटेन हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, चाइना के साथ साथ फ्रांस, इसके साथ साथ यहाँ पे हो जाएगा रसिया और उसके बाद हो जाएगा यूएसए। ध्यान रखिएगा यूएसए। ऐसे 5 कंट्री मौजूद है जो यहाँ पे परमानेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेंबर है। संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है इसका, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसकी जो स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। निम्नलिखित में से किस देश में ऊर्जा सहयोग के लिए बिम्सटेक केंद्र का उद्घाटन वर्ष 2023 में किया जाएगा? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भारत में। ध्यान रखिएगा, भारत में ऊर्जा सहयोग के लिए बिम्सटेक केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा ढाका में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ढाका में 26वें बिम्सटेक दिवस कार्यक्रम के अवसर पर बिम्सटेक के जो महासचिव हैं, बिम्सटेक के महासचिव है, इनका भी नाम पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। महासचिव कौन है? तेनाजिन लेकफेल ने कहा कि इंटरग्रिड कनेक्शन हासिल करने के लिए 3 प्रमुख जो घटक है, जैसे कि बिम्सटेक एनर्जी मास्टर प्लान, बिजली के प्रसारण के लिए बिम्सटेक नीति और व्यापार नीति, और बिजली का आदान प्रदान और ट्रैफिक तंत्र पूरा होने के करीब है। बिम्सटेक यहाँ पे संगठन की बात कर लें तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं यही सारे कंट्री मौजूद है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इसके अलावा म्यांमार है, थाईलैंड है। ध्यान रखिएगा, म्यांमार है, इसके अलावा थाईलैंड है और इधर यहाँ पे श्रीलंका हो जाएगा। टोटल यहाँ पे 7 मेंबर इस पे मौजूद है, 7 मेंबर मौजूद है। इसके मुख्यालय की बात करें तो ढाका हो जाएगा, बांग्लादेश में। इसकी स्थापना की गई थी 1997 में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सीखो और कमाओ योजना की शुरू की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार परक कौशल सिखाने के लिए मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना की यहाँ पे शुरुआत की गई है। योजना में प्रशिक्षण के लिए 703 कार्य क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। सीखो और कमाओ योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि युवाओं को सीखने के कौशल के साथ साथ 8,000 से लेके 10,000 रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत कम से कम 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण भी किया जाएगा। भारत सरकार उन्नत और उच्च प्रभाव अनुसंधान महिर, ध्यान रखिएगा, महिर का मतलब होता है यहाँ पे मिशन ऑन एडवांसेस हाई इम्पैक्ट रिसर्च, ठीक है। इस पर मिशन शुरू कर रही है। यह किससे संबंधित है? आपको पता लग गया होगा, वित्त उद्योग है, विद्युत उद्योग है, सिविल सेवा है, रक्षा है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, विद्युत उद्योग। सरकार विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकी की शीघ्रता से पहचान करने और उन्हें देश के भीतर और बाहर तैनाती के लिए स्वदेशी रूप से विकसित करने के लिए यहीं पे लाया गया है, महिर यहाँ पे लाया गया है, महिर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर से मैं इसका नाम बता दे रहा हूँ, उन्नत और उच्च प्रभाव अनुसंधान, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। ये मिशन यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। अब यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या होगा? तो बिजली क्षेत्र में
नवीनतम और उभरती प्रौद्योगिकी के स्वदेशी अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाना। मिशन को 2 मंत्रालय के तहत चलाया जा रहा है, जैसे कि इसमें आप नाम याद रखिएगा। पहला मंत्रालय यहाँ पे हो जाएगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। और इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे है विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के वित्तीय संसाधनों को पूल करके यहाँ पे वित्त पोषित यहाँ पे किया जाएगा। किसका? विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय संसाधनों के पूल करके वित्त पोषित किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने जून 2023 में दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बने चक्रवात का नाम बिपरजॉय रखा है? भारत, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश। दक्षिण पूर्वी अरब सागर के ऊपर बन रहा, ठीक है, जो गहरा दबाव चक्रवाती तूफान जिसका नाम है बिपरजॉय, अभी हाल ही में चेतावनी भी दिया गया, खासकर, ठीक है, मुंबई के तटवर्ती क्षेत्रों की तरफ, गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों की तरफ। इस चक्रवात को बांग्लादेश ने बिपरजॉय नाम रखा है। इस शब्द का ठीक है, इस शब्द का देखा जाए अर्थ जो है यहाँ पे बिपरजॉय का, तो इसका अर्थ होता है आपदा या विपत्ति, आपदा या, ठीक है, विपत्ति। पिछले महीने चक्रवात देखा जाए तो चक्रवात मोचा का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, काफ़ी चर्चा में रहा था। मोचा जो बंगाल की खाड़ी में बना और बांग्लादेश और म्यांमार के समुद्री तटों से जाकर टकराया हुआ था। अब ये सब जो किया जाता है WMO के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, WMO के द्वारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा किया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के तौर पे आप इसे समझ सकते हैं। इसकी स्थापना किया गया था 23 मार्च 1950 को, 23 मार्च 1950 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अभी इसके जो प्रमुख है यहाँ पे, उनका नाम पूछा जा सकता है गेरहाई एड्रियन, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रग्बी इंडिया ने अपनी 8वीं जूनियर और 10वीं सीनियर चैंपियनशिप की शुरुआत की थी? भोपाल, पुणे, बेंगलुरु, लखनऊ। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पुणे में। 8वीं जूनियर और 10वीं सीनियर रग्बी नेशनल चैंपियनशिप 27 राज्यों और 1500 से अधिक एथलीटों के साथ जूनियर और सीनियर वर्ग में शीर्ष स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है। इसका जो आयोजन किया जा रहा है, आयोजन पुणे में किया जा रहा है, श्री छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन शुरू की है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग वृद्ध निराश्रितों को बचाने और उन्हें वृद्धाश्रम में आश्रय खोजने में मदद करने के लिए एल्डर लाइन, ध्यान रखिएगा, एल्डर लाइन, इसमें नंबर भी दिया गया यहाँ पे 14567 सेवा लेकर आया हुआ है। यह पहल जो किया जा रहा है समाज कल्याण मंत्री, जिनका नाम है यहाँ पे असीम अरुण के द्वारा माना जा रहा है कि ये इन्हीं के दिमाग की उपज है। खासकर बहुत अच्छा प्रयास है, ठीक है, वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए। निम्नलिखित में से कौन सा देश फतह नाम की अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल प्रस्तुत करता है? ईरान, इराक, सऊदी अरब, मिस्र। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, ईरान। ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम क्या है, फतह, नाम ही यहाँ पे देख पा रहे हैं फतह, ठीक है, का परीक्षण किया है। सटीक निर्देशित समझ सकते हैं। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की जो रेंज है यहाँ पे, मारक जो क्षमता है यहाँ पे 1400 किलोमीटर की रेंज में, 1400 किलोमीटर की रेंज में है, और यह सभी रक्षा ढालों को भेदने में भी सक्षम है। अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं ईरान और, ठीक है, जैसे इजराइल वगैरह, उन दोनों के जो बीच की जो दूरी है, ठीक है, अभी इजराइल काफ़ी चिंता में भी है इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है।
फतह की जो शीर्ष गति की बात यहाँ पे किया जाए तो इसकी जो शीर्ष जो गति है यहाँ पे 15,000 प्रति आवर प्रति घंटा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी इसकी स्पीड तेज है, ठीक है, गति काफ़ी तेज है। हाइपरसोनिक मिसाइल है, ध्वनि की गति से कम यह 5 गुना तेज कार्य करती है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने दक्षिण कोरिया के एचियन में एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में डेकाथलॉन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? सुनील कुमार, सिद्धार्थ चौधरी, शिवम लोहाकारे, शाहरुख खान। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सुनील कुमार। भारत के सुनील कुमार ने दक्षिण कोरिया के एचियन में एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के डेकाथलॉन में यहाँ पे कितना अंक लाया हुआ था? 7,003 अंक बनाए और स्वर्ण पदक जीता। देखा जाए इसमें तो टॉप यहाँ पे कंट्री का आप लोगों को नाम पूछा जा सकता है। टॉप कंट्री है यहाँ पे जापान, उसके बाद सेकेंड में स्थान है यहाँ पे चाइना का, और थर्ड में स्थान जो आ रहा है यहाँ पे इंडिया का है यहाँ पे, ठीक है, थर्ड में इंडिया का है। निम्नलिखित में से राज्य सरकार ने बसों में एयर प्यूरीफायर लॉन्च किया? किस राज्य के द्वारा? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल सरकार ने शहर में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए राज्य की राजधानी कोलकाता में एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका जो नाम है सुधा वायु है। इसका जो नाम क्या है यहाँ पे? सुधा वायु है। इसका संबंध पूछा जा सकता है एयर प्यूरीफायर बसों से। पूरा नाम है इसका BR मैप्स। इसका मतलब होता है बस रूफ माउंटेड एयर प्यूरिफिकेशन यहाँ पे सिस्टम। यह IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों के द्वारा ठीक है, कह सकते हैं कि यह एक पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा इसको चलाया जा रहा है, इनके सहयोग से चलाया जा रहा है। प्रीपेड भुगतान उपकरण, जिसको PPI के नाम से भी जाना जाता है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत में PPI केवल बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं। अब पहला देखिए, जब भी यहाँ पे केवल लगा रहे तो आप लोग बिल्कुल सतर्क रहे, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो मान के चलिए कि वो गलत ही होने वाला है। इन केस पूरी तरीके से आप अगर कॉन्फिडेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केवल बैंकों द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि भारत में PPI न केवल बैंकों द्वारा बल्कि गैर बैंक संस्थानों द्वारा भी यहाँ पे जारी किया जाता है। PPI क्या है यहाँ पे? PPI यहाँ पे क्या है, सिंपल आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। PPI को आप समझ सकते हैं कि कार्ड या वॉलेट के रूप में जारी किया जा सकता है। PPI 2 प्रकार के होते हैं। एक तो यहाँ पे छोटा हो जाएगा जिसमें लिमिट दिया जाएगा लगभग, ठीक है, 10,000 रुपये तक की इसमें लिमिट दी जाएगी। और एक होगा यहाँ पे पूर्ण KYC के तहत इसमें जो मैक्सिमम जो लिमिट दी जाएगी यहाँ पे 50 के तक, ठीक है, 50,000 तक की इसमें यहाँ पे सीमा दी जाएगी, ठीक है। तो बहुत अच्छा सिस्टम भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से पहले से यहाँ पे जो भी उपकरण है यहाँ पे उसमें आप पहले से रिचार्ज करा के रखिए। जैसे कि फ़ोन वगैरह प्रीपेड जो होता है सिस्टम, पहले हम लोग रिचार्ज करते हैं, वैसे यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ अब बिजली के उपकरणों में यहाँ पे लगाने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में विलुप्त हो चुकी काली धारियों वाली तितली निम्नलिखित में से किस देश में फिर से प्रकट हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, थाईलैंड, उसके बाद यहाँ पे है भारत। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, इंग्लैंड में। हाल ही में इंग्लैंड में विलुप्त काली धारी वाली तितली का पुनः उद्भव देखा गया। काली धारी वाली तितली की हम लोग यहाँ पे बात करें, काली धारी वाली तितली की बात करें तो यह आमतौर पर गहरे रंग वाली प्रजातियों को संदर्भित करता है जो अपने पंखों पर हल्के पृष्ठभूमि के रंग के खिलाफ प्रमुखता से खड़े होता है। प्रजातियों के आधार पर इन धारियों की विशिष्ट उपस्थिति और स्वरूप व्यापक रूप से भिन्न हो सकता है। एक और यहाँ पे, ठीक है, तितली की प्रजाति का आप लोग नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है, सुंदर, ठीक है, काला सफ़ेद तितली, ठीक है। ये चर्चा में इसीलिए था, ठीक है, कि जो ब्रिटेन के जो पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल, खासकर सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, उनका एक फेवरेट था, ठीक है, काला सफ़ेद धारी वाली जो, ठीक है, तितली होती है।
तो पूछा जा सकता है यहाँ पे 1925 के बाद से इसको ठीक है माना जाता है कि पूरे भूभाग में देखा नहीं गया है। तो इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। और अभी चर्चा में कौन है, ये है अभी, ठीक है। ऊर्जा प्रगति रिपोर्ट 2023 के बारे में गलत कथन चुनिए। रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी की गई थी। बिल्कुल सही है। यह मुख्य रूप से SDG 7 यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस टू ऑल पर केंद्रित था। भी बिल्कुल सही है। 2030 तक यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस टू ऑल लक्ष्य हासिल किया जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे एक्सेस टू ऑल मतलब सभी लोगों तक। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ठीक है कि 2030 तक अभी इसको ठीक है प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ठीक है कि SDG जो 7 की प्राप्ति को कई सारे जो कारक हैं ठीक है जो उसको बाधित कर रहे हैं, जैसे कि अनिश्चित माइक्रो इकोनॉमिक आउटलेट हो गया, मुद्रास्फीति का जो उच्च स्तर हो गया, मुद्रा में उतार चढ़ाव, कई देशों में ऋण संकट, वित्त पोषण की कमी, आपूर्ति श्रृंखला की अड़चनें, सख्त वित्तीय परिस्थितियाँ और सामग्रियों की बढ़ती जो कीमतें की वजह से यहाँ पे जो SDG का जो यहाँ पे 7 का जो गोल है यहाँ पे ठीक है 2030 तक माना जा रहा है कि इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे सी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी सब करेक्ट है। विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा का समर्थन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्तीय प्रवाह में वृद्धि कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले की घटना थी। ठीक है, मैंने घटने लगी थी यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। हाल ही में यहाँ पे नीपर नदी खबरों में था। यह निम्नलिखित में से किस जल निकाय में बहती है? काला सागर, भूमध्य सागर, पीला सागर, कैस्पियन सागर। ठीक है, कह रहा है कि किस जल निकाय में बहती है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ब्लैक सी। इसका मतलब हो जाएगा ए, काला सागर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप लोग मैप में देखने से बेहतर में समझ में आएगा। यही है यहाँ पे। ठीक है, नीपर नदी यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, दक्षिणी यूक्रेन में देखा जाए, इधर इस साइड में यहाँ पे देख पा रहे हैं, रूसी और यूक्रेनी सेना को अलग करने वाली जो निप्रो नदी पर एक विशाल सोवियत ठीक है काल का बांध टूट गया था, जिससे पूरे क्षेत्र में बाढ़ का पानी यहाँ पे फैल गया था। तो यही देख पा रहे हैं, यहाँ पे खार्किव है। ठीक है, खार्किव है, डोनेस्क है, यहाँ पे उसकी भी जो राजधानी है, यूक्रेन की राजधानी यहाँ पे क्यू है। तो इन सारे ही क्षेत्रों में देखा जाए तो बहुत हद तक ठीक है रूसी सैनिक का इधर आकर अपना कंट्रोल किया हुआ है यहाँ पे। निपर नदी ध्यान रखिएगा यूरोप की नदी है, जो वोल्गा, डेन्यूब और यूराल रिवर के बाद चौथी सबसे बड़ी नदी है, जिसका नाम है यहाँ पे निपर। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है यहाँ पे? वोल्गा। निम्नलिखित में से किसने व्यक्ति सलाहकार के रूप में इंडियन पैडल फेडरेशन के साथ हाथ मिलाया? PT उषा, सानिया मिर्जा, पुलेला गोपीचंद, प्रकाश पादिकोड़। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, पुलेला गोपीचंद के द्वारा। पुलेला गोपीचंद की बात करें तो इनको यहाँ पे पद्म भूषण मिल चुका है, पद्म भूषण। इसके अलावा द्रोणाचार्य, अर्जुन पुरस्कार और एक सलाहकार के रूप में यह IPF में शामिल हुए हैं, भारतीय पैडल फेडरेशन में जिसे बोला जाता है। ठीक है, IPF ने बैडमिंटन के दिग्गज पुलेला गोपीचंद के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा के साथ गतिशील और तेजी से विकसित होने वाले खेल पैडल को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया हुआ है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे IPF की तो इसकी जो स्थापना किया गया था 2018 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष हैं, नाम जरूर ध्यान रखिएगा, स्नेहा अब्राहम सहगल। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुजरात का पहला क्लाइमेट एक्शन समिट आयोजित किया जाएगा? अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, इसके बाद सूरत। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, अहमदाबाद में। 50वें विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने के लिए यूनिसेफ और एक्सिलर फाउंडेशन ने एक्सिलर
फाउंडेशन ने जलवायु परिवर्तन विभाग और प्रेस सूचना ब्यूरो के साथ साझेदारी में 4 जून 2023 को अहमदाबाद में गुजरात का पहला जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन आयोजित किया। शिखर सम्मेलन के दौरान गुजरात क्लाइमेट चैंपियन फोरम बोला जाता है इसको, गुजरात क्लाइमेट चैंपियन फोरम को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने और राज्य में स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में एक एप्लीकेशन भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मशहूर शहर जून 2023 में बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा? मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, नई दिल्ली। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, कोलकाता। ध्यान रखिएगा, कोलकाता। ठीक है, तो बिम्स्टेक जैसे आपको यहाँ पे ध्यान होगा 7 कंट्री, ठीक है, इसके कह सकते हैं कि अस्थाई मेंबर के रूप में मौजूद है, तो बिम्स्टेक। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है सदस्य देश के सरकारी अधिकारियों, नीति निर्माताओं और व्यापारिक नेताओं को एक साथ लाना है। 13 जून से शुरू होने वाले इन 3 दिवसीय कार्यक्रम में बिम्स्टेक के जो 7 सदस्य हैं, अभी मैंने आपको बताया भी था, बांग्लादेश के साथ साथ यहाँ पे हो जाएगा भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और उसके बाद एक थोड़ा दूर का है यहाँ पे थाईलैंड। ध्यान रखिएगा, थाईलैंड के 400 से अधिक व्यापार और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया हुआ था। मर्सर की 2023 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे महंगा शहर है? मुंबई है, बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद। मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली और उसके बाद हैदराबाद। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, मुंबई। मर्सर की 2023 की कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए मुंबई को देश के सबसे महंगे शहर के रूप में स्थान दिया गया है। सबसे यहाँ पे कॉस्टली जो यहाँ पे शहर है, ध्यान रखिएगा, खासकर प्रवासियों के लिए, बाहर के जो लोग आ रहे हैं, नंबर 1 यहाँ पे कौन हो जाएगा? मुंबई। मुंबई के बाद हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली के बाद तीसरे नंबर पे स्थान है यहाँ पे बेंगलुरु का स्थान है। ठीक है, मर्सर का रहने की लागत का जो सर्वेक्षण है, जैसे कि आवास, परिवहन, भोजन, कपड़ा, घरेलू, ठीक है, घरेलू सामान, मनोरंजन सहित प्रत्येक स्थान में से 200 से अधिक वस्तुओं की तुलनात्मक लागत को मानता है। फिर उसके आधार पे, ठीक है, बताता है कि कौन बहुत अधिक सस्ता है, कौन बहुत अधिक महंगा है। इस रैंकिंग के अनुसार यहाँ पे देखा जाए, जो रैंकिंग में अब नंबर थोड़ा चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि मुंबई को वैश्विक रैंकिंग में यहाँ पे 147 मिला हुआ है, मुंबई। उसके बाद यहाँ पे न्यू दिल्ली को मिला हुआ है 169। ठीक है, चेन्नई को मिला हुआ है 184। ठीक है, कुछ स्थान है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर हम लोग टॉप की बात करें तो मिला हुआ है पुणे को मिला है, ठीक है, 213। टॉप नहीं होगा एक्चुअली, पीछे हो जाएगा ना, देख पा रहे हैं। सबसे टॉप में कौन है यहाँ पे? मुंबई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुंबई। उसके बाद दिल्ली। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्लब को कैनेडियन चैंपियनशिप का ताज पहनाया गया? CF मॉन्ट्रियल, वैंकूवर व्हाइट कैप्स, टोरंटो FC, वेलोर FC। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वैंकूवर व्हाइट कैप्स। ठीक है, वैंकूवर व्हाइट कैप्स फुटबॉल टीम ने BC प्लेस स्टेडियम में CF मॉन्ट्रियल को 2-1 से हराया। वैंकूवर व्हाइट कैप ने अपना दूसरा वायर्स कप हासिल किया। वायर्स कप कनाडा में पेशेवर फुटबॉल की घरेलू ट्रॉफी है, ध्यान रखिएगा, वायर्स। ठीक है, कप कनाडा में पेशेवर फुटबॉलर की घरेलू ट्रॉफी है, जो देश के सर्वश्रेष्ठ पुरुषों और महिलाओं के क्लबों को प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनने के लिए जापान को पीछे छोड़ चुका है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भारत। ठीक है, अभी हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री, जिनका नाम है ज्योतिराम सिंधिया, ने कहा कि भारत के इस्पात उद्योग ने पिछले 9 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है और अब भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा, सेकेंड
लार्जेस्ट, ठीक है, कंट्री यहाँ पे बन गया है। अगर हम लोग बात करें इसकी जो कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट जो दिया जाता है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है, और इसमें चाइना को नंबर 1 यहाँ पे रखा गया है। चाइना का हम लोग बात करें तो पूरा स्टील उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी है पूरे वर्ल्ड में 51% सिर्फ और सिर्फ अकेले चाइना के द्वारा किया जाता है। जून 2023 में अपनी दूसरी द्विमासिक नीति में आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? 6.25%, 6.5, 6.75, 7%। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, 6.5%। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने, ठीक है, जो रेपो रेट दर को अभी यथावत रखा है, अर्थात पहले भी 6.5% था, अभी भी ये इतना ही रखा गया है। इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट डेटा आप लोगों को ध्यान रखना है। एसडीएफ जिसका मतलब है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है, अस्थाई जमा सुविधा भी इसको बोला जाता है। इसका जो यहाँ पे, ठीक है, परसेंटेज है 6.25। इसके अलावा है यहाँ पे एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है, इसका भी है 6.75%, और जो बैंक रेट है ये भी है 6.75%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा इसे ध्यान में रख के चलेंगे। जून 2023 में उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से निम्न में से किस नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च किया गया? अग्नि प्राइम, अग्नि 5, अग्नि 4, ब्रह्मोस ए। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अग्नि प्राइम। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम को ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मिसाइल के 3 सफल विकासात्मक परीक्षणों के बाद सिस्टम की सटीकता और विश्वसनीयता को मान्य करने के बाद यह पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो के इतिहास में एयर डिफेंडर 23 नामक सबसे बड़े हवाई परिनियोजन अभ्यास की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है? जर्मनी, पोलैंड, अमेरिका, यूके। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जर्मनी। जर्मनी नाटो के इतिहास में सबसे बड़े हवाई परिनियोजन अभ्यास की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जो रूस, रसिया हो जाएगा, ठीक है, जर्मनी और अमेरिकी जैसे सहयोगी और संभावित विरोधियों को प्रभावित करने के उद्देश्य से एक तरीके से कह सकते हैं कि बल का प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है, जर्मनी तैयार है। ठीक है, एयर डिफेंडर 23 अभ्यास में 25 देशों के माना जा रहा है कि लगभग 10,000 प्रतिभागी और 250 विमान शामिल होंगे। अकेले अमेरिका के 200 नेशनल गार्ड 2000 नेशनल गार्ड के जवान और 100 विमान सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आ रहा है? यूएसए से यहाँ पे आ रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध परियोजना की शुरू की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया हुआ है। अब इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो उत्पादक के गांव में ही डेयरी, ठीक है, डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से उचित मूल्य पर दूध की बिक्री की सुविधा प्रदान करना है। किसान गोमती नगर में, ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस जगह बनता चला जा रहा है गोमती नगर, उत्तर प्रदेश का। गोमती नगर में नंद बाबा दुग्ध मिशन का कार्यालय खोलने के साथ ही एक डेयरी विकास पोर्टल और नंद बाबा मिशन के लोगों का भी यहाँ पे अनावरण किया गया है।